से सुप्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबर मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2023 का प्रश्न है। प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है? इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा इजराइल और चौथा है जापान। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूरा एनालाइज हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। आपको पता ही होगा, जो अभी अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के जो सीएम है, नेता है, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था आबकारी नीति के मामले में। तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि आबकारी घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध यानी कानूनन है। अदालत ने गिरफ्तारी व रिमांड की चुनौती देने वाली याचिका के साथ सीएम के सभी तर्कों को किया खारिज। पीएमएलए की धारा का किया उल्लेख। ईडी ने आपकी तुलना कंपनी से कर केजरीवाल को बताया था निदेशक। इस मामले में हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के जो अन्य नेता है वो कहते हैं कि जो उनके पक्ष में यह मतलब जो नोटिस आई है ये उनके पक्ष में नहीं आया है, इनके जो हाई कोर्ट की तरफ से यह अभी घोषणा हुई है, लेकिन वो बोलेंगे इसका वो सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले को लेके जाएंगे। अब देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या हथकंडा अपनाता है, क्या उसमें स्टे लगाता है नहीं लगाता है, इसके बारे में आप लोग को बाद में जानकारी मिलती रहेंगी। क्या कहा अदालत ने, उसके बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो जांच एजेंसी का कानून का पालन किया। जांच एजेंसी ने कानून का पालन किया। रिमांड पर भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश भी तर्कसंगत है। ईडी की सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा था कि वह पैसे के उपयोग और छिपाने में शामिल थे। ईडी द्वारा प्रस्तुत फाइल और सामग्री में हवाला डीलर के साथ ही गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के भी बयान है। अदालत ने कहा कि वह अध्ययन है कि जो ईडी की कहानी का पूरा करता है और दिखाता है कि पैसा गोवा भेजा गया था। न्यायाधीश कानून के वैध है कि और अदालत के निर्णय राजनीतिक विचारों के बजाय कानूनी सिद्धांतों पर आधारित किए जाएंगे, मतलब कानूनी सिद्धांत पर दिए गए। क्योंकि आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा आरोप भी लग रहा है जो विपक्ष पे और सत्ता सरकार है कि ये जो चुनावी मामला है इसके लिए राजनीतिक दल के पार्टी के लिए ये सब काम हो रहा है, लेकिन जो कोर्ट ने हाई कोर्ट ने यह निष्पक्ष किया है कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं, ये कानूनी कार्रवाई है। राजनीतिक विचार प्रासंगिक नहीं, मामला केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच न होकर ईडी व केजरीवाल के बीच का है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही। 1 मई 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। आपको पता होगा ये गृह मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग के अधीन एक एजेंसी है जिसके अधीन ये कार्य करती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर भी देखने को आपको मिलेगा ईडी का। अब देखते हैं इनका क्या मामला सामने निकल के आता है। आपके एक वोट ने बजाया भारत का डंका, मोदी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को किया संबोधित। पीएम बोले हम शक्ति के आधार गठबंधन खा रहा है, उसको खत्म करने की सौगंध खा रहे हैं। राम मंदिर के गठबंधन वालों को पहले भी नफरत थी, आज भी है। अभी फुलझड़ी जलाई, पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मनाना बाकी है। हम देख रहे हैं चुनाव की प्रचार प्रसार की तैयारियां चल रही हैं। आपको पता ही होगा कि इलेक्शन के टाइम में आप सभी को पता होगा कि मतलब एक नियम है कि एक कानून है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में भाग लेगा, खड़ा होगा, वो अपनी सभी संपत्ति के बारे में सार्वजनिक करेगा, मतलब सभी संपत्ति को सार्वजनिक करेगा। ये आमतौर पर एक ज़रूरी चीज़ मानी जाती है। लेकिन हाल ही में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है कि प्रत्याशी को हर चल संपत्ति उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मतदाताओं को उम्मीदवार की प्रत्येक संपत्ति के बारे में जानने का पूरा अधिकार नहीं है। गुवाहाटी के हाई कोर्ट का फैसला पलटा। निर्दलीय करिखो की विधायिका को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले के नजरिए के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए और अरुणाचल प्रदेश के निर्दलीय विधायक चुने गए करिखो के निर्वाचन को कायम रखा। पत्नी व बेटे के स्वामित्व वाले 3 बहनों की जानकारी देने से किया था लगाया था जो गुवाहाटी है ना विधानसभा, उसने ये आरोप लगाया था हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन आप लोग ये बताइए कि अगर मतलब ऐसे पहले नियम था कि जो भी प्रत्याशी
मतलब मतदान के लिए खड़ा होगा, वो अपनी सारी संपत्ति को सार्वजनिक करेगा मताधिकार का। इससे क्या होगा कि जो मताधिकार होंगे, जो वोट देंगे, उनको जो प्रत्याशी होंगे उनके बारे में सभी जानकारी पता रहेगी। इससे वो अच्छी तरह से उस प्रत्याशी के बारे में जानकारी रखेंगे तो वो वोट अच्छी तरह से दे सकेंगे। लेकिन अभी हाल ही में एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि सारी संपत्ति बताने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग को क्या लगता है कि जो प्रत्याशी खड़े होंगे वो अपनी सारी संपत्ति बताएंगे? वो बता देंगे कि मेरे मतलब जो मेन संपत्ति उनके पास जो अच्छी मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके पास बंगला है, गाड़ी हो गई, इन सब के बारे में नहीं बताएंगे, वो छुपा लेंगे। जो थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी वो सब सार्वजनिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि लोगों को उनके नेताओं के बारे में अच्छी जानकारी नहीं होगी। लेकिन इससे चुनाव आयोग की तरफ से कुछ न कुछ नियम प्रावधान करने होंगे कि मतलब जैसे कि मतलब उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो 50,000 से ऊपर कोई अगर ज़्यादा मूल्यवान वस्तु है या फिर कुछ भी चीज़ है तो उसके बारे में जो मतदाता होंगे उन्हें सार्वजनिक करने की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हम आपको एक उदाहरण बता रहे हैं, ये 1 लाख भी हो सकती है, एक मतलब 50 करोड़ भी हो सकती है। इन सब कुछ नियम बताने होंगे चुनाव आयोग को, ताकि मताधिकारों को मतदाताओं के बाद जो मतलब प्रत्याशी खड़े होंगे उनके बारे में संपूर्ण जानकारी पता हो। तो देखते हैं इसका क्या मामला आता है, सुप्रीम कोर्ट इसके बाद में क्या फैसला करती, क्योंकि इसका सुप्रीम कोर्ट का इसमें काफ़ी विरोध भी किया जा सकेगा, क्योंकि इसमें कोई निर्णय कोई कानून नहीं बनाएगा कि कितनी संपत्ति बताया जाएगा और कितनी संपत्ति को छुपाया जाएगा। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिलेगी। न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करें केजरीवाल, हाईकोर्ट कह रही है क्षमा देना या निंदनकर्ता का बयान दर्ज करना जांच एजेंसी का क्षेत्राधिकार नहीं है। अब ईडी पे भी आरोप लगा रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ईडी के गवाहों को प्रताड़ित करके उसके बयान को बदलाव में लाए हैं। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता मतलब कह रहे हैं कि मतलब केजरीवाल को उन पर प्रताड़ित करके उन पर ज़्यादा कानून का सख्त प्रबंधन करके इनसे ये बयान जो ये बयान है उन्हें ये निकलवाया गया है, उनके बयान बदलवाए गए हैं। यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। 1990 में राजनीतिक समीकरण बदले चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बन गए। भाजपा का समर्थन वापस लेने पर पीपी सिंह की सरकार गिर गई तो कांग्रेस के 64 सदस्यों को लेकर जनता दल का अलग हुआ और चंद्रशेखर का समर्थन दिया। अब देख रहे हैं जो इतिहास में जो चुनाव हुए थे उससे की कुछ तुलना आपके चुनाव में भी की जा सकती है। आपको पता ही होगा जो पिछले लोकसभा का चुनाव है उसको आपके लोकसभा चुनाव के जरिए से देखा है कि आप लोकसभा में क्या बदलाव किए गए, पहले के लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव किए गए हैं। बीते साल 10 साल विधि व्यवस्था बहाल। बंगाल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के एक बार भी ज्वाला चुनावी मुद्दा ईडी और एनडीआर के हो चुके हैं हमले। आपको पता ही होगा कि जो पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो नेता की पार्टी है, तृणमूल पार्टी है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए। उसमें पहले ईडी ने भी कुछ दिन तक कार्रवाई की, लेकिन ईडी पे हमला हो जाने के बाद उसके बाद एनआईए एक एजेंसी है उसने आके इसमें कार्रवाई करी थी। लेकिन जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब उनके ऊपर विरोध किया, उनके ऊपर हमले भी किए जा चुके हैं। देखिए आपको पता है कि 42 सीटें हैं लोकसभा की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में। अब देख रहे हैं आप पूरे इलेक्शन से जुड़ी खबरें आएंगी। अगर आप लोग इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं, बाकी आप लोग के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहती ये सारी खबरें। यही आप लोग का संवाद की पात्र है। आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। आज का आप लोग जो ये आर्टिकल लिखा है इससे आप लोग पर्यावरण और जल संचय जो आपका अगर सिलेबस में हो तो उससे आप लोग इससे जोड़ के देख सकते हैं। संसाधन की मांग करता है जल संकट। आपको पता होगा इस समय बेंगलुरु, जिसे पहले एक वक्त में झील की नगरी कहा जाता था, झील उसमें आज पानी की किल्लत मची हुई है। उसी पर लेके आज आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसी पर अगर आप लोग इसमें इंटरेस्ट पढ़ लीजिए। जिससे भी पर्यावरण संरक्षण के लिए ऊर्जा दक्षता जरूरी है। कार्बन प्रिंटिंग का काम करने के लिए इन दिनों दुनिया भर में ऊर्जा दक्षता को अपनाया गया है। भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के लिए जो लक्ष्य तय किया है उसे प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता अहम घटक है। इस दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई अहम नीतिगत कदम उठाए गए हैं। रोजमर्रा के जीवन में परंपरागत बल्ब की जगह एलईडी का उपयोग ऊर्जा दक्षता के लिए आदर्श उदाहरण है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट और ऑटो टाइमर, ऊर्जा दक्ष मोटर पंपों ई वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंखे, कूलर, फ्रिज भी अलग अलग ऊर्जा दक्षता मानकों के साथ साथ बाजार में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का प्रयोग किया है ना, उसकी बातें हो रही हैं। बढ़ते कर्ज के बावजूद काबू में रहेगा एनपीए। बैंक की ओर से
बढ़ती जा रही है सतर्कता। 2023-24 में फंसे कर्ज का स्तर 2.7% रहने की उम्मीद है। 11.5% हो गया था एनपीए मार्च 2018 में। 16% रही कर्ज देने की रफ्तार 2023-24 में। एनपीए यानी भारतीय बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिलेंगी। अब देख रहे हैं इजराइल और हमास का जो संघर्ष चल रहा है ना, अमेरिका ने कहा यह बड़ी गलती होगी कि वैकल्पिक साधन तलाशने की हिदायत। भारत पाकिस्तान के बीच हम नहीं आएंगे, अमेरिका कह रहा है। भारत पाकिस्तान के टारगेट किलिंग के आरोप में अमेरिका ने दिया यह जवाब। कहा हम दोनों के देशों के तनाव से बचने और वार्ता से हल खोजने को करेंगे प्रोत्साहित। अमेरिकी पुरस्कार से सम्मानित हुए इसरो के चंद्रयान-3 टीम। इसरो को चंद्रयान-3 मिशन टीम को 2024 एल जैक्स स्टुअर्ट जूनियर पुरस्कार मिला। यह अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है। आपको पता है कि चंद्रयान-3 जो एक हमारा मिशन है, चंद्रमा पर भेजा गया था। और इसे कब भेजा गया था इसके बारे में आप लोग को थोड़ी बहुत जानकारी पता हो तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर साझा करें, क्योंकि इसके बारे में मैंने आप लोग को बहुत बार इसकी जानकारी दी है। आईएस के पीएम बने 33 वर्षीय साइमन हैरिस मंगलवार को संसद मतदाताओं के जरिए आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। वह 37 वर्ष की आयु वाले पीएम बनने के देश के सबसे छोटे कम उम्र की नेता है। उनके पूर्ववर्ती बाराडकर 38 वर्ष की उम्र में पीएम बने थे, जिससे पहले जो थे। अब यहाँ आपको खेल जुड़ी खबर मिलेंगी। इसमें देख रहे हैं आईपीएल चल रहा है। रेड्डी ने टाला सनराइजर्स का संकट। हैदराबाद ने पंजाब को उसके घर में 2 रन से हराया। अब देख रहे हैं आईपीएल चल रहा है तो आप लोग उसे देखते ही होंगे वैसे भी। यहाँ आपको परीक्षा के परिणाम से चंद्रमा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, जिसे आप लोग जरूर पढ़िए। अमेरिका में दिखाई गई पहली 3D फिल्म हाउस ऑफ वैक्स। 1953 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क के पैरामाउंट थिएटर में पहली बार रंगीन 3D फिल्म हाउस ऑफ वैक्स दिखाया गया। विसेंट प्राइमर अभिनीत हाल में फिल्म का निर्देशन किया था। R&D थोन ने किया था। इसे देखने के लिए दर्शकों को खास चश्मा दिया गया था। टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए रवाना हुआ। 1912 में आज ही के दिन टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा के लिए इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। 14 अप्रैल को यह एक विशाल हिमखंड के टकराकर अंटार्कटिक महासागर में डूब गया, जिससे करीब 1,500 लोग अधिक मारे गए। और जो लोग टाइटैनिक का मालवा देखने गए वो भी लोग डूब गए, उसमें दोबारा लौट के वापस नहीं आए। कोरोना की गतिशीलता का रहस्य खोलेंगे विज्ञानी। अमेरिका के टेक्सास में ग्रहण के दौरान कैद की गई सूर्य के कोरोना की तस्वीरें। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में विज्ञानियों की टीम ने पूर्व सूर्यग्रहण के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के उच्च अभिकृति एवं आंतरिक कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन किया। इस अध्ययन से कोरोना के अनसुलझी गुत्थियों को रहस्य समझने में आ सकेगा। इस अध्ययन में एरिस के साथ भारतीय मूल के अन्य सौर विज्ञानी भी शामिल हैं। आपको पता है कि भारत का जो पहला सूर्य मिशन है वो आदित्य-11 है, जिसे PSLV-57 से भेजा गया था, जिसके बारे में आप लोग जानते रहिए। 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था PSLV-57 आदित्य-11। इधर आपको मूवी जुड़ी खबरें मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए ना तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न था निम्नलिखित में से किस देश का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी जापान। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जापान एक ऐसा देश है जिसके पास अपना स्वयं का उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है। इस प्रणाली को क्वासी जेनिथ सैटेलाइट और इसे मौजूद जीपीएस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया था, जो जापान और आसपास के क्षेत्रों के लिए अधिक सटीक और विश्वसनीय स्थिति और समय की जानकारी प्रदान करता है। अतः कथन डी सही जवाब है। तो ऐसी खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।